हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिलायंस पावर की बात करेंगे। कैसे वो स्टार्ट हुई, क्या क्या उसकी शेयर प्राइस रही और कैसे इतनी दिग्गज कंपनी, कोई भी नहीं कह सकता था कि ये कंपनी में ऐसा होगा, वो कंपनी आज इस लेवल पे आके खड़ी है, उसकी हम पूरी बात करेंगे। आप सबका स्वागत है इस केस स्टडी चैनल। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। रिलायंस पावर जो कि 17 जनवरी 1995 में रिलायंस ने ली थी, जिसका नाम भावना पावर प्राइवेट लिमिटेड था। बाद में वो रिलायंस ग्रुप में शामिल हो गई फरवरी 1995 में, और उसका नाम बदलकर रिलायंस दिल्ली पावर प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया। फिर उसका नाम 2004 में मार्च में फिर से बदलकर रिलायंस एनर्जी जनरेशन लिमिटेड कर दिया, और फाइनली 2007 में उसका नाम रिलायंस पावर लिमिटेड कर दिया गया। और 2007 में ये पावर सेक्टर है वो बहुत ही बूम में था और उसकी कंपनियां भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रही थी। जैसे 2000 के बीच में जो .com बबल चल रहा था, वैसे ही 2007 के आसपास पावर सेक्टर भी बूम कर रहा था। 2000 के बाद में पावर सेक्टर में भी उसको लगता था कि इसका भी ग्रोथ फ्यूचर में बहुत होगा, इसलिए पावर सेक्टर की कंपनियों में पैसा बनाकर देगी ऐसे उम्मीद के साथ सभी पावर सेक्टर में इन्वेस्ट करने लगे। तो इसका फायदा भी अनिल अंबानी ग्रुप ने उठाने के लिए उसकी जब पहले से एक रिलायंस एनर्जी नाम की एक कंपनी थी, फिर भी उसको रिलायंस पावर नाम से दूसरी कंपनी शुरू की। तो आज हम रिलायंस पावर की बात करेंगे। और दोस्तों, यह रिलायंस पावर कैसे स्टार्ट हुई वो भी मैं स्टोरी आपको बताता हूँ। जो रिलायंस एनर्जी उसकी एग्जिस्टिंग कंपनी थी, यानी कि पहले से जो चल रही थी, उसके कुछ पावर प्लांट थे वो उसने रिलायंस पावर में ट्रांसफर कर दिए। मतलब में उसका थोड़ा एसेट्स था वो इस कंपनी नई कंपनी में डाल दिए और उसका आईपीओ लाया। और जब रिलायंस पावर का आईपीओ लाया तो वो इतना बड़ा आईपीओ था कि शायद ही कोई इन्वेस्टर ऐसे हो जो इसमें इन्वेस्ट करने का नहीं सोचा होगा। मार्केट को फॉलो करते हैं वो इंसान ने जरूर से उसमें अप्लाई किया होगा, और सब ऐसा मानते थे कि यह आने वाला बहुत ही बड़ा जैकपॉट है। और माना जा रहा था कि सभी लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, ऐसा कहेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि सबको इस पे बहुत ही उम्मीदें ज्यादा थी। इसका वन ऑफ द मेन रीजन है रिलायंस तब तक बहुत बड़ा ब्रांड हो चुका था, तो सबको ऐसा लगता था कि जैसे रिलायंस ने सबको रिटर्न दिया है, वैसे ही रिलायंस पावर भी सबको बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा। तो सभी लोग इसमें इन्वेस्ट करने के लिए इसके आईपीओ में पार्ट ले रहे थे, और इसकी मार्केटिंग में भी कोई भी कमी नहीं रखी थी। यहाँ सब जगह पे रिलायंस पावर के ही आईपीओ के चर्चे हो रहे थे, और साथ में टीवी चैनल्स और एक्सपर्ट रिटेल इन्वेस्टर्स लेके एडवर्टाइजमेंट में भी उसने इतनी बड़ी होप क्रिएट करवा दिया था। उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब आईपीओ बाहर आया तब उसका आईपीओ 72 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। मतलब में अगर 1000 शेयर उसको बेचना था तो 72,000 शेयर के लिए उसको बीट प्राप्त हुई, यानी कि वो बहुत ही अच्छा साइन है। इससे इन्वेस्टर का विश्वास कंपनी पे देख सकते हैं। और हम उसके अमाउंट की बात करें तो उस आईपीओ में 7 लाख करोड़ बीट प्राप्त हुई, जो कि अभी टीसीएस का वैल्यूएशन है उतनी तो तब सिर्फ रिलायंस पावर के आईपीओ के लिए बीट प्राप्त हुई थी। और जिसको इस आईपीओ में उसका नंबर लगा उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। मिनिमम शेयर की बिडिंग 10 शेयर की थी कि 10 को मल्टीप्लाई करके ही लेना पड़ेगा। आपको 55 शेयर चाहिए तो नहीं मिलेंगे, आपको 50 या 60 लेने पड़ेंगे। और आईपीओ की तो बात हो गई, अब हम लिस्टिंग की बात करते हैं। जब 19% ज्यादा रिटर्न के साथ लिस्ट हुई, यानी कि जिसको आईपीओ में पैसे लगाए थे उसको 2-3 दिन में ही 19% का सीधा रिटर्न मिल गया, और 538 रुपए में वो कंपनी लिस्ट हुई थी। तो 538 रुपए पे हुआ था, पर उसका क्लोजिंग होते होते उसी दिन पे देखे तो वो क्लोज 372 रुपीज उतने में ही क्लोज हो गया, और उसका जो का गेन था वो सिर्फ 4 मिनट के लिए ही रहा। और इसी चीज को डील करने के लिए अनिल अंबानी ने एक और ट्रिक आजमाई, जिसके लिए उसने इन्वेस्टर को बोला कि अगर आप इसको बेचते नहीं है तो 5 शेयर होल्ड करेंगे तो 3 शेयर आपको डिविडेंड के रूप में दूसरे मिलेंगे उसको होल्ड करने के लिए, जिससे क्या है कि उसका शेयर प्राइस और ना गिरे और सभी होल्ड करके रखे। यह सब सुन के इन्वेस्टर भी इतना खुश हो गया और उसको भी कॉन्फिडेंस आ गया, और सबको ऐसा लगा कि प्रमोटर को तो सभी कंपनी पैसा बना के देती है, पर यह कंपनी जो कि इन्वेस्टर का रिटेल इन्वेस्टर का सोच रही है, तो सबको बहुत ही विश्वास था उस पे ऊपर, क्योंकि एक तो आईपीओ भी 72 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ था और प्रमोटर में भी अंबानी फैमिली जुड़ी थी, तो उस पर तो कोई सवाल खड़ा ही नहीं कर सकता। इसलिए सबको बहुत ही खुशी थी यह शेयर से। और रिलायंस पावर में थोड़ा भी डाउनफॉल देखते थे, यानी कि थोड़ा भी उसमें रिजल्ट में थोड़ा कम आता था, तो प्रमोटर सीधा ही रिएक्ट करके इन्वेस्टर को रिवॉर्ड दे देते थे, यानी कि थोड़ा बेनिफिट दे देते थे। तो फ्रेंड्स, शेयर होल्डिंग की हम बात कर ले तो उसमें 45% अकेले अनिल अंबानी की शेयर होल्डिंग थी उस कंपनी में, और 45 जो कि रिलायंस एनर्जी की थी, जिसने थोड़े एसेट्स रिलायंस पावर में डाले थे, तो उसके बदले में उसको 45% शेयर होल्डिंग मिली। और
जो बाकी का 10% था उसका ही आईपीओ लाया थे। तो हम उसके शेयर की थोड़ी डिटेल में बात कर लेते। उसके जो इश्यू किया था उसकी ओपन डेट थी 15 से 18 जून, यानी कि जब वो आईपीओ आया तब से लिस्टिंग हुआ तब की। और शेयर इश्यू 26 करोड़ किए थे, 26 करोड़ शेयर उसने आईपीओ के जरिए दिए थे। और उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये रखी थी, यानी कि जब कंपनी फॉर्म हुई तब की। और जब आईपीओ, वो बात तो हमने कर ली आगे। और इस आईपीओ के जरिए कंपनी ने 11,563 करोड़ रुपीज रेज किए थे, जबकि उसको बिड 7 लाख करोड़ की प्राप्त हुई थी। और फेस वैल्यू जब कंपनी फॉर्म हुए तभी डिसाइड किए जाते। तो अनिल अंबानी जो शेयर लिए थे वो 10 रुपीज के दाम पे ही लिए थे, और रिलायंस एनर्जी को भी वो शेयर जो कि 45% मिले थे वो 10 रुपये के वैल्यू पे ही मिले थे। और जब पब्लिक किया गया तब वो 400 450 की प्राइस पे दिया गया था। लिस्टेड हुआ उस दिन की हम बात कर लेंगे। तो जब वो पहले दिन ट्रेडिंग हुआ, यानी कि लिस्ट हुआ 11 फरवरी 2008 को, तब उसका इश्यू प्राइस जो आईपीओ में रखा था वो 450 रखा था, 450 रुपये। और उसका लिस्टिंग प्राइस ओपन जब हुआ तो 547 पे लिस्ट हुआ, यानी कि 19% प्रीमियम में वो लिस्ट हुआ। और उसी दिन उसका लो प्राइस 355, यानी कि जिसने आईपीओ लिया उसमें ज़्यादातर बेचने ही लगे, इसलिए उसका प्राइस घटने लगा। और क्लोजिंग प्राइस 372 रुपीज़ रही, जो कि मैंने आपको बताई थी पहले। और इतना ज़्यादा कोई भी आईपीओ जनरली सब्सक्राइब होता नहीं है, पर इस आईपीओ की हम बात करें तो इसके साथ रिलायंस का जो ब्रांड नेम था वो भी जुड़ा हुआ था, और अंबानी का फैमिली टैग भी लगा हुआ था। तो इन्वेस्टर को बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट था। और उस टाइम में मैंने जैसे आपको बताया सेक्टर ही पूरी बहुत बूम में चल रहा था, इसलिए इतना ज़्यादा और सब्सक्राइब हुआ। और उस टाइम जो कि पावर सेक्टर बहुत बूम में चल रहा था, तो उसने एडवर्टाइजिंग में भी यही वर्ड यूज किया, और कुछ नहीं, सिर्फ पावरिंग इंडिया। और लिस्टिंग के दिन ही रिलायंस क्यों इतना ज़्यादा गिरा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि एक तो रिलायंस के पास इतना ज़्यादा कैश फ्लो नहीं था, उसका फाइनेंशियल इतना कुछ ठीक नहीं था, और फिर भी कंपनी का वैल्यू इतना सारा दिखा दिया। और दूसरा रीजन तो ये भी था कि तभी जो 2008 का क्राइसिस था वो करीब शुरू ही होने वाला था। और एक कारण हम देखें तो दूसरी पावर कंपनियां, जो कि देखिए दोस्तों इस चार्ट में मैं टाटा पावर और एनटीपीसी की आपको कंपैरिजन करके दिखा देता हूँ। इनकम की बात करें तो रिलायंस पावर की सिर्फ 2.24 करोड़ ही इनकम थी, जबकि टाटा पावर की 5,285.98 करोड़ थी। और एनटीपीसी की देखें तो 35,000 करोड़ 507 करोड़ इनकम थी। और प्रॉफिट की बात करें तो 1.38 करोड़ ही प्रॉफिट था रिलायंस पावर का। उसके सामने टाटा पावर का देखें 701.74 करोड़ और एनटीपीसी का 10,170 करोड़ का प्रॉफिट था। रिलायंस पावर की ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 0.01% ही था, और टाटा पावर का 35.2% और एनटीपीसी का 8.33% था। तो कहीं भी मामले में रिलायंस पावर इन दोनों कंपनी को बीट नहीं कर पाती थी। इसके बावजूद भी रिलायंस पावर का इतना बड़ा आईपीओ और इतने हाई प्राइस पे लाया गया, इससे इन्वेस्टर में होड़ मच गई कि पहले तो आईपीओ सब्सक्राइब कर लिया था तो उससे बेचने लगे, यानी उसका प्राइस सीधा ही डाउन होने लगा। तो इस पूरा केस स्टडी को देखते तो यही लगता है दोस्तों कि ब्रांड नेम इज नॉट इनफ। कोई भी कंपनी कितना भी बड़ा ब्रांड क्यों ना हो, चाहे वो फिर हम नोकिया का देख या फिर ब्लैकबेरी का देख या फिर कोडाक का देख ले, वो सब एक टाइम पे इतने बड़े ब्रांड थे और एक दिन उसका कंपनी पूरा खत्म ही हो गया। और दूसरा पॉइंट, बुल का मार्केट इज नॉट इटर्नल। मार्केट में कितनी भी तेजी हो तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मार्केट अभी बहुत ही अच्छा है तो कंपनी भी अच्छी ही परफॉर्म करेगी। तो हमें कंपनी पे स्ट्रिक्टली नज़र रखनी चाहिए, उसके फंडामेंटल्स पे। और कीप आई ऑन वैल्यूएशन, हमें सिर्फ ऊंची वैल्यूएशन ये नहीं देखनी चाहिए। सबने क्या किया था कि रिलायंस पावर का वैल्यूएशन बहुत ही ऊंचा था तो सबको उस पर ऐसे ही ट्रस्ट आ गया था। तो हमको कंपनी के फंडामेंटल पे ध्यान में रखने के ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। सनराइज सेक्टर यानी कि जिस सेक्टर का बहुत ही बूम हो उस सेक्टर में हमें ऐसे आंख बंद करके ही पैसे नहीं डाल देने चाहिए। तो हमें कंपनी के फंडामेंटल्स पे देखना चाहिए और फाइनेंशियल भी, ऐसे आंख बंद करके नहीं पैसे डाल देना चाहिए। और कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इसने लो बनाया है तो अब इससे तो नीचे नहीं जाएगा। रिलायंस पावर की हम बात करें, कंपनी का शेयर प्राइस कभी ऊपर गया ही नहीं, पहले एक लेवल पे नीचे गया, बाद में उससे नीचे गया, बाद में उससे नीचे ही जाता रहा। थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ही बिजनेस रिलेटेड न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कोई केस स्टडी चाहिए या फिर जो एक टाइम पे बहुत बहुत बड़ी कंपनियां थी जैसे कि नोकिया, ब्लैकबेरी, कोडाक,
उसकी भी आपको केस स्टडी चाहिए तो वो भी आप कमेंट करिए, मैं उस पर भी बना दूंगा। और दोस्तों लाइक कमेंट और शेयर जरूर से कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को कर दीजिए जरूर से।